हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु स्तर n से स्तर n-1 पर व्युत्तेजित होता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे हमें आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। बोला जा रहा है कि n के अधिकतम मान हेतु दर्शाइए कि यह आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिक्रमण की क्लासिकी आवृत्ति के बराबर है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम बोर मॉडल की, बोर मॉडल के हिसाब से हाइड्रोजन परमाणु के अंदर उसके केंद्र में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ वृत्तीय गति में घूमता रहता है। कक्ष होता है वृत्तीय। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का वेग अगर हम मान लेते हैं कि v है, जिस त्रिज्या में यह घूम रहा है उस त्रिज्या को हम मान लेते हैं कि छोटा r है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होगा ऋण e और नाभिक के ऊपर आवेश होगा धन e। e का मान होगा e बराबर 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर। मान लीजिए अभी यह nवें कक्ष में घूम रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल वृत्तीय गति कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान को हम me से दर्शाएं, ऐसी दशा में हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे अभिकेंद्री बल होगा अर्थात me v² भागे r, वह दरअसल होगा स्थिर वैद्युत बल के बराबर, जो कि हुआ k। पहले पे आवेश q e है, दूसरे पे आवेश वो भी e है भागे r² के, r के वर्ग के। तो यहाँ से हमें संबंध मिलेगा me v का वर्ग बराबर के ई का वर्ग भागे आर के। इसको हम प्रथम समीकरण नाम दे देते हैं। अब बोर परमाणु के अनुसार अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन nवें कक्ष में घूम रहा है तो उसकी कोणीय संवेग लिखी जाती है me v r बराबर nh भागे 2 पाई के बराबर। ये दूसरा समीकरण है और हम इसको नाम दे देते हैं, तीसरा समीकरण नाम दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लिखें, अगर कुल ऊर्जा E से दर्शाएं तो कुल ऊर्जा का मान होता है स्थिर वैद्युत ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत ऊर्जा को हम Pe से दर्शा देते हैं धन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को Ke से दर्शा देते हैं। गतिज ऊर्जा का मान होगा यहाँ पे Ke बराबर 1/2 me v का वर्ग। अब यहाँ पे me v का वर्ग अगर देखें समीकरण 1 से तो उसको लिखा जा सकता है Ke का वर्ग भागे 2r के बराबर। यह हो गया गतिज ऊर्जा। वहीं अगर स्थितिज ऊर्जा को लिखो तो उसे Pe से दर्शाया जाएगा। स्थिर वैद्युत के नियमों से लिख सकते हैं k q1 q2 भागे r। k गुणे q1 है माइनस e, q2 है e भागे r। तो इसका मान आ गया हमारे पास में माइनस के ई का वर्ग भागे r के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कुल ऊर्जा अर्थात E का मान हो जाएगा ऋण के ई का वर्ग भागे 2r के बराबर। इन दोनों को जोड़ दें आप, तो इसको हम नाम दे देते हैं चौथा समीकरण। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए हम इस प्रश्न के पहले प्रथम भाग को हल करें। प्रथम भाग में हमें निकालना है उत्सर्जित हुए फोटॉन का आवृत्ति। यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें E का मान अर्थात ऊर्जा का मान तो वह है माइनस के ई का वर्ग भागे 2r। इसको हम नाम देते हैं ए समीकरण। मुख्य अवधारणा से जैसा कि हमने देखा कि me v r, me है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बराबर है nh भागे 2 पाई के, तथा यहाँ पे वी आर का मान हम यहाँ इस समीकरण 3 से रख सकते हैं। वी आर का मान हो जाएगा समीकरण 3 से वी आर बराबर वर्गमूल के अंदर के ई का वर्ग गुणे आर भागे मुख्य अवधारणा में समीकरण 3 से। तो यहाँ से वी आर का मान उठा के अगर इसमें डाल दें तो हमें मिलेगा एम ई गुणे वी आर, जिसके स्थान पे रखेंगे के ई का वर्ग आर भागे एम, और ये बराबर आएगा आपका एन एच भागे 2 पाई के। तो यहाँ इस समीकरण को अगर हल करें तो हमें मिलेगा वर्गमूल के अंदर के ई का वर्ग एम आर बराबर एन एच भागे 2 पाई। यहाँ से वर्ग करने के पश्चात हम आर का मान लिख सकते हैं, आर बराबर एन का वर्ग एच का वर्ग भागे 4 पाई का वर्ग के ई का वर्ग गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको समीकरण बी नाम दे देते हैं। यहाँ पे अगर हम समीकरण ए और बी से ई ऊर्जा का मान लिखना चाहें तो ई का मान हो जाएगा, यहाँ पे आप कुछ मत करिए, बस आर के जगह पे समीकरण बी से आर का मान उठा के डाल दीजिए, तो आपको ऊर्जा का मान मिलने वाला है ई बराबर -2 पाई का वर्ग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे ई की घात 4 के की घात 2, और यहाँ भाग लगा देंगे एन का वर्ग गुणे एच का वर्ग से। तो मान लीजिए कि ये कक्षा है n-1वां और इसके आगे है nवां कक्ष। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निम्न ऊर्जा कक्ष में आएगा तो दरअसल यहाँ से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी फोटॉन के रूप में। इस फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो h गुणे उसकी आवृत्ति के बराबर होती है। और अगर हम माने कि इसकी ऊर्जा है E n-1
और इसकी ऊर्जा है ई एन। तब यहाँ पे एच म्यू को लिखा जा सकता है इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा अंतराल के बराबर, जो कि होगा ई एन ऋण ई एन ऋण 1। तो यहाँ से एच म्यू का मान लिखेंगे ई एन का मान लिखा जाएगा ऋण 2 पाई का वर्ग एम ई की घात 4 के की घात 2 भाग लगा देंगे एच का वर्ग से, और यहाँ होगा 1/n²। और यहाँ से घटाएंगे ई एन माइनस वन हो जाएगा। कुछ मत करिए आप, बस इस ई के मान में एन की जगह पे एन ऋण 1 डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा -2 पाई का वर्ग एम ई की घात 4 के की घात 2 भागे एच का वर्ग, और यहाँ गुणा कर देंगे एन ऋण 1 के वर्ग से। तो यहाँ पे इस समीकरण से अगर हम हल करें तो एच म्यू का मान मिलेगा आपको, एच म्यू बराबर 2 पाई का वर्ग एम ई की घात 4 के का वर्ग भागे एच का वर्ग गुणे 1/n ऋण 1 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग। तो यहाँ से हम अगर उत्पन्न हुए फोटान की आवृत्ति लिखें तो वह म्यू के बराबर होगा, और म्यू का मान लिखा जाएगा 2 पाई का वर्ग गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे ई की घात 4 गुणे के का वर्ग, और यहाँ भाग लगा देंगे एच की घात 3 का, और यहाँ गुणा होगा 1/n ऋण 1 का वर्ग ऋण 1/n का वर्ग। तो ये होगा प्रथम भाग का उत्तर। प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में हमसे बोला जा रहा है कि n बहुत बड़ा है। अब अगर n बहुत बड़ा है, n बहुत बड़ा होने का मतलब n 1 से बहुत बड़ा है, ऐसी अवस्था में अगर हम यहाँ पे म्यू का मान लिखना चाहें अर्थात उत्पन्न हुए फोटान की आवृत्ति, तो वह है 2 पाई का वर्ग एम ई गुणे ई की घात 4 के का वर्ग भागे एच की घात 3, और यहाँ जब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा n का वर्ग गुणे n ऋण 1 का वर्ग, और ऊपर आ जाएगा n का वर्ग ऋण n ऋण 1 का वर्ग। तो यहाँ इसको हल करते हैं तो म्यू का मान आएगा 2 पाई स्क्वायर एम ई गुणे ई की घात 4 के का वर्ग भागे एच की घात 3, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आएगा 2n ऋण 1 भागे n का वर्ग गुणे n-1 का वर्ग। अब क्योंकि n बहुत बड़ा है अर्थात n बहुत ज़्यादा है 1 से, ऐसी अवस्था में 2n ऋण 1 को लगभग लिख सकते हैं 2n के बराबर, और n ऋण 1 को लिख सकते हैं n के बराबर। इनको हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करें तो आपको आवृत्ति का मान मिलने वाला है 2 पाई का वर्ग गुणे एम ई गुणे ई की घात 4 गुणे के की घात 2 भागे एच की घात 3, और यहाँ मिलेगा आपको 2n भागे n का वर्ग गुणे n का वर्ग। तो यहाँ से आपको आवृत्ति का मान मिल रहा है जब n बहुत बड़ा है 2 पाई का वर्ग गुणे एम ई गुणे ई की घात 4 गुणे के का वर्ग भागे एच की घात 3, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये 2 से हम आगे 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे 2 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देते हैं 4 पाई का वर्ग, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1/n की घात 3। तो ये हो गया आवृत्ति का मान, जो फोटान उत्पन्न हुए फोटान की आवृत्ति है जब n का मान बहुत बड़ा है। अब यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है जब n बहुत बड़ा है तब उत्पन्न हुआ फोटोन की जो आवृत्ति है, ऊर्जा की आवृत्ति है, वो दरअसल क्लासिकल आवृत्ति के बराबर है। अगर हम यहाँ पे क्लासिकल आवृत्ति का मान लिखे तो वह लिखा जाएगा आवर्तकाल का उल्टा। अब आवर्तकाल का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा 2 पाई r भागे गति v के बराबर। अब अगर हम एम वी आर बराबर एन एच भागे 2 पाई का इस्तेमाल करें प्रथम समीकरण, तो यहाँ से v गति का मान लिख सकते हैं एन एच भागे 2 पाई एम आर के बराबर। ये हो गया v गति का मान। इसी तरीके से हमें r का मान पता है, हमने पहले ही निकाल रखा है, जो कि है n का वर्ग h का वर्ग भागे 4 पाई का वर्ग k गुणे e का वर्ग गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो अगर v और r का मान हम यहाँ पे इस समीकरण में रखें तो हमें आवर्तकाल का मान मिलेगा। तो यहाँ पे हम अगर निकालना चाहें क्लासिकल आवर्तकाल, यहाँ लिख देते हैं क्लासिकल आवर्तकाल, जो कि बराबर है t के, इसका मान मिल रहा है हमें जब यहाँ पे आप r का मान रख देते हैं और v का मान रख देते हैं, जो कि नीचे हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 2 पाई गुणे n का वर्ग h का वर्ग गुणे 2 पाई गुणे एम आर, और भाग लगा देंगे यहाँ पे 4 पाई का वर्ग के ई का वर्ग m गुणे एन एच। यहाँ से एक n एक h नीचे से कट जाएंगे, यहाँ पे द्रव्यमान कट जाएगा नीचे से ऊपर से, तथा ये 2 पाई मिलके 4 पाई स्क्वायर बनेंगे, जो कि नीचे के 4 पाई वर्ग के बराबर हो जाएगा। तथा यहाँ पे 2 पाई और 2 पाई आपस में मिलके 4 पाई का वर्ग बनेंगे, जो कि नीचे वाले 4 पाई के वर्ग के बराबर होगा, और वो आपस में कट जाएंगे। इस तरह से हमें t का मान मिल रहा है, t बराबर एन एच
आर भागे के ई का वर्ग। अब यहाँ पे पुनः हम आर का मान रख देते हैं, तो टी का मान आपको मिलने वाला है n की घात 3 h की घात 3 भागे k का वर्ग गुणे e की घात 4 गुणे 4 पाई का वर्ग गुणे m। तो यहाँ से अब अगर हम क्लासिकल आवृत्ति लिखना चाहें, जिसको हमने f से दर्शा रखा था, जो कि है 1/t, यह बराबर आ जाएगा 4 पाई के वर्ग के गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे k का वर्ग गुणे e की घात 4 भागे n की घात 3 h की घात 3 के। अब ध्यान से अगर देखें तो जो आवृत्ति म्यू का मान था, अर्थात उत्पन्न हुए फोटॉन की आवृत्ति, वो दरअसल इसी के बराबर था। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात म्यू और एफ आपस में बराबर हैं, जिसका मतलब यह है कि हम बोल सकते हैं कि जब एन का मान बहुत बड़ा होगा तो दरअसल उस स्थिति में जो क्लासिकल आवृत्ति होगी वो बराबर होगी उत्पन्न हुए फोटॉन की आवृत्ति के। इस तरीके से हमने प्रश्न के दूसरे भाग को भी हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।